नमस्कार दोस्तों, RSM इंस्टीट्यूट बीकानेर में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने पहले मैंने एक वीडियो डाला है NCERT ज्योग्राफी के ऊपर, तो आज का जो वीडियो है वो होगा भारतीय इतिहास के ऊपर। और जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो मैं वही टॉपिक उठा रहा हूँ अभी राइट नाउ स्टार्टिंग के अंदर, जिनसे सवाल मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में कोई ना कोई सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो आज हम लेट ना करते हुए क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। जैसे आप देख पा रहे हो, जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है वो ये लिखी हुई 19वीं शताब्दी का जो अंतिम चौथाई का काल है उसे भारत में राष्ट्रीयता का जन्म का काल माना जाता है। पहली लाइन से एक सवाल बनता है कि भारत में राष्ट्रीयता के जन्म का काल कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा 19वीं शताब्दी का अंतिम चौथाई काल। अब कैसे होता है ये देखते हैं, क्योंकि इसी काल के अंदर क्या होता है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार होता है, प्रेस की भूमिका का योगदान रहता है, मध्यम वर्ग का उदय होता है, तब ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणाम ने भारत में राष्ट्रवादी आकांक्षा का जन्म दिया। तो अगर सवाल ये आ जाए, पूछ लिया जाए कि भी राष्ट्रीयता के जन्म का कारण क्या थे, तो कारण ये थे कि भाई इस काल में क्या होता है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होते हैं, पहला, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार होता है, दूसरा, प्रेस की भूमिका, तीसरा, मध्यम वर्ग का उदय, चौथा, और ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणाम, पांचवा। तो ये कुछ ऐसे कारण है जिसने क्या किया, भारत में राष्ट्रीयता के जन्म को क्या दिया, जन्म दिया। अगला पॉइंट है, राष्ट्रवादी चेतना के कारण ही 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारत के महानगरों में क्या होता है, अनेक राजनीतिक संगठनों का उदय होता है, जिसमें से कांग्रेस भी क्या थी, आपकी एक थी, ठीक है। और इन राजनीतिक जो संगठन थे, इनके जो कार्यक्रम होते थे, इसमें क्या हुआ है, इस राजनीतिक संगठन से जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मध्यम वर्ग के, वो लोग जुड़े, और उनके जो कार्यक्रम थे, उनके कार्यक्रमों का क्या पूरे भारत पर ही प्रभाव पड़ा, और इससे भी क्या हुआ, राष्ट्रीयता का भाव या उदय होने में क्या हुआ, सहायक सिद्ध हुआ। थर्ड कारण है वो आपका है कि इस राष्ट्रवादी चेतना जिस प्रवृत्ति का चरमोत्कर्ष क्या होता है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में सामने आया। आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के अंदर हुई थी, ठीक है, और ए.ओ. हुम ने की थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, एक संगठित जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उसका शुरुआत होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन सी परिस्थितियाँ थी या क्या कारण थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया। तो देखो, अंग्रेजों ने क्या बोला है, अंग्रेज ये बोलते हैं कि जो भारतीयों में राष्ट्रवाद है वो अंग्रेजों की देन है। जिसमें एक अंग्रेज है, इसका नाम है रैमजे मैकडोनाल्ड। इन्होंने क्या कहा कि भारतीय जनता का जो राजनीतिक मनोवर्ती वाला हिस्सा है वो बौद्धिक दृष्टि से हमारी संतान है। तो यहाँ से भी सवाल बन गया कि किस व्यक्ति ने ये कहा था कि जो भारतीय जनता का राजनीतिक मनोवर्ती वाला हिस्सा बौद्धिक दृष्टि से हमारी संतान है, तो इसका आंसर हुआ रैमजे मैकडोनाल्ड। तो यहाँ पे आप इस लाइनों को गौर कर लोगे, आप उतार सकते हो जो बातें बोल रहे हो इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो आगे ये बोलता है उन्होंने उन विचारों को ग्रहण किया जिन्हें खुद हमने उनके सामने रखा। तो वो ये बोलता है भारत का जो वर्तमान बौद्धिक और नैतिक हलचल है हमारे कार्य की निंदा नहीं वरन प्रशंसा की बात है। वो बोलता है कि जो भारत का वर्तमान बौद्धिक और नैतिक हलचल है वो क्या हमारे कार्य की निंदा नहीं होनी चाहिए, वरना हमारे लिए क्या है, वरना हमारे लिए प्रशंसा की बात है। तो आपको सिंपल सी बात ये याद रखना है, किस व्यक्ति ने ये कहा था कि भारतीय जनता में राजनीतिक मनोवर्ती वाला हिस्सा बौद्धिक दृष्टि से हमारी संतान है। तो आंसर क्या होगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। इस लाइन को यहाँ पे टिक करोगे, इसको गौर करोगे, इस लाइन को। आगे जाते हैं। इसके अलावा पता है आपको कि भाई भारत में जो राष्ट्रीयता का भाव पैदा हुआ जनता में, उसमें सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलनों के बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसमें अग्रणी भूमिका किसकी रही है, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे जो सुधारवादी थे। इन्होंने क्या किया, भारतीय जनता के अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि इन समाज सुधारकों ने भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के माध्यम से भारतीयों को उनके सुनहरे अतीत की याद दिलाकर उनमें आत्मबल व विश्वास तथा राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, उन्होंने स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा, इस सब को सर्वोत्तम बताया था।
उन्होंने ये बताया कि भी चाहे कितना अच्छा विदेशी शासन क्यों ना हो, उससे हमेशा क्या होता है, स्वदेशी जो शासन है वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो हमेशा आपका विदेशी शासन से हमेशा ही अच्छा रहता है। उन्होंने नारा भी दिया, भारत भारतीयों के लिए है। ये नारा किसने दिया, ये आपको याद रखना है, भारत भारतीयों के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती, इस बात को यहाँ पे गौर करोगे, टिक करोगे, ठीक है। साथ में वेद शास्त्र को सर्वोपरि और अकाट्य बताया, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि किसने वेद शास्त्र को सर्वोपरि और अकाट्य बताया, तो उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। इससे भी क्या हुआ, भारतीयों में राष्ट्रीयता को जगाने में सफलता मिली। अगला है पाश्चात्य शिक्षा की भूमिका। तो हमने जो पॉइंट पढ़े स्टार्टिंग में, हम एक एक डिस्कस कर रहे हैं सारे पॉइंट। पाश्चात्य शिक्षा की भूमिका में क्या है कि भारत में राष्ट्रवाद को परम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने भी आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा ने शिक्षित भारतीयों को तार्किक लॉजिकल, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, राष्ट्रवादी राजनीतिक दृष्टिकोण प्रदान किया। जो पढ़े लिखे लोग थे वो क्या लॉजिकली सोचने लगे, वो धर्मनिरपेक्ष थे, ठीक है, और प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले लोग थे। तो इन्होंने भी क्या, जो पाश्चात्य शिक्षा है इसने भी क्या किया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में। भारतवासियों को मिल्टन, शेली, वायरन जैसे रचनाकारों की रचनाएं पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जिन्होंने एक स्वर में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई थी। वाल्टेयर, रूसो, मेजिनी आदि विचारों ने भारतीयों में राष्ट्रवादी तत्व को जन्म दिया। तो हमने जो स्टार्टिंग में जो बातें पढ़ी थी उनको हम विस्तार से पढ़ रहे हैं, तो आपको वो ज़्यादा ऐसे टफ नहीं है, वो याद रखना है खाली। अब प्रेस की भूमिका देखते हैं। देखो प्रेस की भूमिका उस टाइम में भी थी और वर्तमान में भी है। उस टाइम प्रेस बिल्कुल नहीं थी, और जो प्रेस में क्या आते हैं, अखबार थे उस टाइम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं। तो भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने में प्रेस की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। सरकार के प्रति अखबारों का दृष्टिकोण सदैव आलोचनात्मक रहा, यानी अखबारों ने क्या किया, जो ब्रिटिश शासन है उसकी हमेशा आलोचना की। इस कारण से क्या हुआ कि इन्हें सरकार की दमनात्मक नीतियों का सामना भी करना पड़ा। फिर भी प्रेस के माध्यम से जो पढ़े लिखे भारतीय थे वो भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने में सफल रहे। और कुछ महत्वपूर्ण अखबारों की बात करते हैं। इनमें थे इंडियन मिरर, बम्बई समाचार, हिंदू पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू, द बंगाली, बॉम्बे क्रॉनिकल, मराठा केसरी, हिंदू प्रकाश आदि। देखो ये वैसे जो RS मेंस है एग्जाम है, उसमें अगर ये सवाल आता है कि भाई भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का भाई उदय कैसे हुआ, ठीक है, तो ये बड़े लिखना होता है, उसमें आप इजीली लिख सकते हो उसके अंदर। और वर्ण जो बाकी वन डे एग्जाम्स है उसमें से सवाल आएंगे जो मैं गौर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि भाई इसको गौर करो, इस बात को ना, जो उस बातें बोली गई इंपॉर्टेंट उनको आपको गौर करना है। अब बात करें संचार साधनों के विकास में। उस टाइम में क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन ने क्या किया कि डाक, तार और रेल जिस सेवाएं थी उनका विस्तार किया। उन्होंने इन सेवाओं का विस्तार किया था अपने फायदे के लिए, यानी खुद की प्रशासनिक सुविधा और व्यापारिक लाभ के लिए किया था। किंतु इन साधनों से क्या हुआ कि लोग सरकार के विरुद्ध क्या हुए, संगठित हुए, लोगों का आपस में मेलजोल हुआ। और इससे भी क्या हुआ, संचार साधनों के विकास ने भी क्या किया कि भारतीयों में राष्ट्रीयता के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा क्या हुआ कि अंग्रेजी शासन द्वारा जो भारतीय संसाधनों का दोहन किया जा रहा था, यानी जो आर्थिक नीतियाँ थी इनकी ना, इससे भी क्या हुआ, इनकी आर्थिक नीतियों से जो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग था या भारतीय लघु उद्योग थे वो पूर्ण रूप से तबाह हो गए। इससे क्या हुआ, लोगों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश जगा और वो क्या हुए, संगठित हुए। और इससे क्या हुआ, उनमें अंग्रेजों को समूल नष्ट करने की भावना जागृत हुई। और इस कारण से वो भी क्या हुए, वो भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हो गए। दूसरा क्या, कृषि की वाणिज्यकरण तथा अंग्रेजों की जो भूमि बंदोबस्त की नीति थी उसने भी क्या किया, लाखों लोगों को गरीबी या भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण नीतियाँ सबसे पहले जो पर्दाफाश किया था या सबसे ज़्यादा सामने लाए थे, जो धन का बहिर्गमन सिद्धांत है। धन का बहिर्गमन सिद्धांत ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, वापस से मैं गौर कर रहा हूँ। धन का बहिर्गमन सिद्धांत ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। तो सवाल बहुत बार पूछा गया, धन का बहिर्गमन सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। तो जो मैं बात बोलता हूँ ये वन डे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो क्या करेंगे, इन बातों को उतार सकते हैं गौर से, ठीक है। अगला जो है, अंग्रेजों द्वारा उद्योग, सेना, सरकारी नौकरी एवं आर्थिक क्षेत्रों में भारतीयों के प्रति अपनाई जाने वाली भेदभावपूर्ण नीति ने भी भारतीयों में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। आपको पता है कि अंग्रेजों के शासन में क्या था
कि हर क्षेत्र में भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई थी। इस कारण क्या हुआ, जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग थे, चाहे सेना में हो, चाहे उद्योग में हो, चाहे किसी और क्षेत्र में हो, वो उस भेदभावपूर्ण से त्रस्त थे। इस कारण क्या हुआ, इस कारण भी उनमें क्या राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। आपको पता है कि 1857 की क्रांति हुई थी, वो भी कुछ इसी कारण से हुई थी, जिसे सैनिक विद्रोह बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। जो लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, वो प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगाने का था। आर्म्स एक्ट, आईसीएस परीक्षा में आयु की कमी, यानी कुछ ऐसी बातें थे। वो लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, आईसीएस क्या है, जो वर्तमान में यूपीएससी परीक्षा होती है ना, आईएएस की, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा होती है, उस परीक्षा में क्या कर दिया गया, भारतीयों के लिए आयु में कमी कर दी गई। द्वितीय अंग्रेजों और अफगानों का युद्ध, दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन कब हुआ, 1877 1877 में क्या होता है कि दिल्ली में दरबार का आयोजन होता है। आदि क्या थे, भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले तत्कालिक कारण थे। तात्कालिक कारण से पूछ लिया जाएगा, ये कुछ बातें हैं। लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, आईसीएस परीक्षा की आयु में कमी, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध और दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन। तो ये कुछ कारण थे, तात्कालिक कारण थे, जिससे क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म मिला। रिपन द्वारा 1884 में लाया गया इल्बर्ट बिल, यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि भव्य दिल्ली में दरबार कब लगा, 1877 में। रिपन द्वारा इल्बर्ट बिल कब आया, 1884 में। तो ये आपको याद रखना, इल्बर्ट बिल कौन लाया, रिपन लाया। कब लाया, 1884 में लाया। इसमें क्या था, अंग्रेजों और भारतीयों को कानूनी नज़र में समान बनाना, भारत में संगठित भारतीय राष्ट्र आंदोलन को जन्म दिया। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल क्या था, अंग्रेजों और भारतीयों को कानूनी नज़र में समान बनाना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, याद रखना आपको कि इल्बर्ट बिल किसके द्वारा लाया गया, रिपन के द्वारा। कब लाया गया, 1884 में। उद्देश्य क्या था, भी कानून की नज़र में अंग्रेज और भारतीय क्या रहेंगे, समान रहेंगे। इससे भी क्या हुआ, भारत में संगठित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म मिला। तो ये आपको याद रखना है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्यतः हम क्या करते, 3 चरणों में बांट सकते हैं। तो प्रथम चरण है वो 1885 से 1905, ठीक है, जिसमें उदारवादी लोग थे। सेकंड चरण है 1905 से 1919, इसमें उग्रवादी भी आ गए थे। और तीसरा चरण है 1919 से 1947, से गांधीवादी भी कहते हैं। हम आगे इसको डीपली पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। तो जो अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की मुख्य घटना क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आपको पता है कि 1885 में क्या होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ये इसका प्रथम चरण था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण घटना थी। और ये जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो अस्पष्ट लक्ष्य के साथ स्थापित हुआ था। ठीक है, और इसका प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यम वर्ग का बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था, जो पश्चिम के उदारवादी और अतिवादी विचारधारा से प्रेरित था। तो जो शुरुआती चरण में कांग्रेस की स्थापना होती है, इसका नेतृत्व किसके हाथों में है, जो अति उदारवादी है या उदारवादी लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो कहाँ से पढ़ गए हैं, जो जिनके ऊपर पश्चिम का प्रभाव रहा था। पश्चिम यानी पाश्चात्य शिक्षा का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में कांग्रेस परिपक्व होने के साथ साथ अपने उद्देश्यों और सीमाओं का विस्तार कर ली थी। तो दूसरा चरण होता है 1905 से 1919। इसमें क्या हुआ, कांग्रेस कुछ परिपक्व होती है और उसकी जो सीमाएं हैं, जो उसके उद्देश्य है, उनमें भी क्या होता है, विस्तार होता है। ठीक है, अब ये जो संस्था है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयत्नशील थी। आंदोलन के इसी चरण में क्या होता है, कांग्रेस में उग्रवादी गुट का विसर्जन होता है। तो यहाँ से सवाल ये बनता है कि कांग्रेस में उग्रवादी गुट का विसर्जन किस चरण में हुआ, तो आप हमारा आंसर होगा द्वितीय चरण में। राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा एवं अंतिम चरण है, जो जिसे गांधी युग बोलते हैं, वो पूर्णतः गांधी जी के लीडरशिप में रहा था। और इस चरण में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को प्राप्त करने का लक्ष्य पर कार्य किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस चरण में होती है, वो तृतीय चरण था। और इसी युग को गांधी युग भी कहा जाता है। तो हम कुछ देखते हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित कुछ राजनीतिक संस्थाएं, उनकी भूमिका। देखो, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, इससे पहले क्या क्या होता है, तो पॉइंट नंबर 2 देखो। सबसे पहले बंगाल में होती है एक संगठन है जिसका नाम क्या है, बंग भाषा प्रकाशन सभा। इसकी स्थापना 1836 में हुई थी। तो सवाल आ सकता है, सबसे पहले कांग्रेस से पूर्व है, कौन सी है, 1836 में स्थापित बंग भाषा प्रकाशन सभा, याद रखना है।
इस संस्था ने सरकार की नीतियों की समीक्षा एवं सुधार कार्यों के लिए सरकार को प्रार्थना पत्र दिया। 1836 बंग भाषा प्रार्थना प्रकाशन सभा, बंग भाषा प्रकाशन सभा याद रखना है। इसके अलावा 2 साल बाद में 1838 में कलकत्ता में कौन सी स्थापित होती है? लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था है ये, जो द्वारकानाथ टैगोर के प्रयासों से स्थापित हुई। तो सवाल यहाँ से ये बनता है, लैंड होल्डर सोसाइटी स्थापना कब हुई? 1838 में। कहाँ हुई? कलकत्ता में। किसने की? द्वारकानाथ टैगोर ने। तो ये बात आप याद रखोगे। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है, जैसे आप नाम देख पा रहे हो, लैंड होल्डर्स यानी जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। और अन्य जो नेता इसके वो कौन थे? प्रसन्न कुमार ठाकुर और राजा खान थे देव। तो पहली 1830 में बंग भाषा प्रकाशन सभा, दूसरी 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी, और तीसरी जो है वो होती है 1843 में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना होती है, ये भी कलकत्ता में होती है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो भी द्वारकानाथ टैगोर ने ही की थी। ठीक है, इस संस्था ने क्या किया? अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारतीय जनता की वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास किया। इस संस्था के सदस्य अंग्रेज भी थे। अंग्रेज जॉर्ज थॉमसन ने संस्था की एक बार अध्यक्षता भी की थी। तो यहाँ से ये सवाल और बन जाता है, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना कब, कहाँ हुई और किस एक अंग्रेज ने इसकी अध्यक्षता भी की थी? तो आंसर हुआ अंग्रेज जॉर्ज थॉमसन ने की थी। ठीक है, तो आगे चलते आप देख पा रहे हो कि शुरुआत में जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ है वो बंगाल में हुआ था, क्योंकि उस टाइम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो क्षेत्र था मेन मुख्य रूप से वो बंगाल ही था। इस कारण क्या बंगाल से राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। अगला जो है 28 अक्टूबर 1851 को ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। कहाँ पर हुई? कलकत्ता में हुई। और इसके जो संस्थापक सदस्य है उनको कौन है? राजेंद्र लाल मित्र, राजा खान देव और देवेंद्रनाथ टैगोर तथा हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 28 अक्टूबर 1851 में राजेंद्र लाल मित्र, राजा खान देव, देवेंद्रनाथ टैगोर तथा हरिश्चंद्र मुखर्जी आदि शामिल रहे थे। यह संस्था भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग को लेकर स्थापित हुई थी। अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से, किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस के सहयोग से हुई थी। और कब हुई थी? 26 जुलाई 1876 को। इंडियन एसोसिएशन, कई बार जो बच्चों सवाल ऐसा आता है कि वो क्या करेंगे, आपको चारों संस्थाएं दे देंगे और इनके ईयर दे देंगे, जो साल किस वर्ष स्थापना हुई ना, और आपको पूछ देंगे भाई बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में इनको क्या करो, इनको आप अरेंज करो आप इनको ना। तो उस टाइम अगर आपको सारे ईयर याद है तो आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हो। और आजकल जो ट्रेंड है, छोटे पेपरों के अंदर भी क्या कुछ टफ सवाल पूछे जाने लगे हैं। आप RSMWC बोर्ड राजस्थान का या RPSC है, RS के अंदर है, फर्स्ट ग्रेड है, इनमें कुछ ऐसे सवाल आ रहे हैं। RS में क्या आते हैं, फर्स्ट ग्रेड में ऐसे सवाल आए। तो अगर आपको ईयर याद रहेंगे तो आपको इन सवालों को करने में बहुत आसानी होगी। और अगर आपको ईयर याद नहीं रहेंगे तो आपको बड़ी समस्या होने वाली है बाद में। ठीक है, कुछ याद रहते हैं तो आपको अभी तक हमने पढ़ा 1836 बंग भाषा प्रकाशन सभा, 1838 लैंड होल्डर सोसाइटी, 1851 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 1843 में होती है बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना होती है। और किसने की वो भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इंडियन एसोसिएशन। मैंने क्या बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, 26 जुलाई 1876 सुरेंद्रनाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस ने किससे की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। कांग्रेस से पूर्व जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी वो यही थी। तो सवाल यहाँ से पूछता है कि कांग्रेस से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी थी? तो आंसर होगा आपका इंडियन एसोसिएशन। और इसका भी जो ये संस्था है वो अखिल भारतीय स्तर की संस्था थी। ठीक है, इस संस्था ने सिविल सेवा प्रणाली में सिविल सेवा जो परीक्षा होती है उसकी प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर था इल्बर्ट बिल जैसे विरोध आंदोलन चलाया था। तो आपको याद रखना है सिविल सेवा जो परीक्षा है उसकी प्रणाली में सुधार की मांग और इल्बर्ट बिल का विरोध किसने किया था? तो वो इंडियन एसोसिएशन ही थी। ये आपको याद रखना है, इसकी महत्वपूर्ण संस्था बन जाती है। इसके अलावा देखो दादा भाई नौरोजी ने लंदन में भारत से बाहर है ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, कब? 1866 में। तो आपको याद रखना है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। कब की? 1866 में। और कहाँ की? लंदन में। तो ये भारत से बाहर स्थापित होने वाली संस्था है, आपको याद रखना है, ये एकदम गौर रखना है इसको। मैं सवाल पूछ जाए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई? तो आंसर होगा लंदन। ठीक है, और क्यों हुई थी? उस टाइम तत्कालीन भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के लिए।
1884 में मद्रास में एवी राघव चेरियार, जी सुब्रमण्यम अय्यर, तब पी आनंद चारलू। देखो ये नाम तो ऐसे ही होंगे, आपको याद रखना पड़ेगा। तो चेरियार जी, अय्यर जी और चारलू जी, ठीक है, CAC, चेरियार, अय्यर और चारलू। तो राघवाचार्य, सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चारलू ने 1884 के अंदर मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। मद्रास नाम आएगा तो आपके माइंड में क्या आएगा? CAC, चेरियार, अय्यर और चारलू। नाम याद रखोगे